तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी और आप लोगों का आर्ट बहुत ही सुपर बीता है। ठीक है, आप लोग 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, उसमें मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ही अच्छा से पेपर गया है। अब बारी आ गई है साइंस की और 6 अप्रैल को आप लोगों की इंग्लिश की। तो उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को साइंस का कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो कम से कम आप लोगों को 20 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स आप आसानी से यहाँ से क्लियर कर पाओगे। तो जल्द से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन को नोट करके जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 100% आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, प्रैक्टिस करके पूरा फुल जाना आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि साइंस एक ऐसा मोस्ट आप लोगों का पोर्शन है। अगर इसमें 90 प्लस आ गया तो फिर आप लोग आराम से और सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तीनों के मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा। जितना क्वेश्चन कराऊंगा सभी को नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस करके ही आप पहुंचे 4 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर अति उत्तरीय, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि कह रहा है कि सिट्रस फल, जो सिट्रस फल में आ जाते हैं आपके नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कह रहा है कि सिट्रस फल में इस चारों में से क्या उपस्थित होता है जिसके कारण वह क्या होता है, उनका स्वाद खट्टा होने लगता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कि टार्टरिक अम्ल कि इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोग को बता देता हूं। आपको भी मालूम होगा कि कौन, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जो सिट्रस फल होते हैं, नींबू, संतरा आदि, इनमें जो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं उनके वजह से उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला था। उम्मीद करता हूं आपने क्लियर कर रखा है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, हाँ अब सही से दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, 7 से कम कि 7 से अधिक कि 0 स्टूडेंट। चलिए बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान सबको मालूम है कि 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है। ठीक है, उदासीन रहेगा तो 7 होता है, तो सभी लोग मालूम है आप लोगों को। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम स्टूडेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, 1, 3 कि 0 चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको बता, इसका आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला कि नारंगी कि भूरा, लाल कि अपवर्तित रहता है। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबको मालूम होगा इसका आंसर कि क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो भूरा लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की उभयधर्मी। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वां बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 1, 2 कि 3 कि 4। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है वो 1 होती है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट ये है, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, कि यह एक कार्बनिक अम्ल है, कि यह एक अकार्बनिक अम्ल है। चलिए स्टूडेंट बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है, इसलिए। ठीक है, यह दुर्बल होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट देखिए, कह रहा है कि
क्षारीय विलयन का पीएच मान है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है 0.7, 7 से कम कि 7 से अधिक। चलिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको मालूम। अभी हम लोग किसका देखे थे, अम्लीय का देखे थे। अम्लीय का 7 से कम होता है तो क्षारीय का जाहिर सी बात है 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 था गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। कह रहा है जो अम्लीय वर्षा होती है उनके जल का संभावित पीएच मान कितना होता है, 5.2, 6.2, 7.2 कि 8.2। चलिए बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबको मालूम होगा इसका आंसर कि अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। ठीक है, 5.2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। कह रहा है कि H2SO4 विलयन का पीएच मान, कह रहा है कि H2SO4 का जो विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है, 0.7, 7 से कम कि 7 से अधिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि H2SO4 विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0, 1, 7 कि 14। सबको मालूम है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्लोरीन कि तांबा कि जस्ता जिसे जिंक भी कहा जाता है, ये सल्फर। बताइए स्टूडेंट इन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो कौन सा है, तो वो जस्ता है। ठीक है, जस्ता जिसे जिंक भी कहा जाता है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनालेफ्थैलिन सूचक का रंग होता है। कह रहा है क्षारीय विलयन में जो फिनालेफ्थैलिन सूचक का रंग क्या होता है, लाल होता है कि पीला होता है स्टूडेंट, कि नीला होता है कि रंगहीन होता है स्टूडेंट। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 और बढ़ चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है कि Na2CO3 इंटू 10H2 होता है कि CaOCl2 होता है कि NaOH होता है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन बी होता है, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यह होता है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 14 तक आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ कर क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। बताइए इनमें से कौन अम्लीय लवण है, NaCl की NaHSO4 की Na2SO4 की KCN। बताइए इनमें से कौन जो है अम्लीय लवण है। तो सबको मालूम है कि ऑप्शन बी। ठीक है, NaHSO4 जो है वो क्या एक अम्लीय लवण है, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है, NaOH, Na2CO3 10H2O की NaHCO3 की Na2CO3H2O। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। अब बहुविकल्प का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से बहुविकल्प समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट बता दूं कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, CO की Na2CO3 की CO2 की O2। चलिए मैं इसका सही आंसर आप बता देता हूँ कि इसका सही आंसर जो होगा NO2CO3, क्योंकि सोडियम जो पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्या करता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है, Na2CO3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये और क्या होता है कि यहाँ पे CO2 गैस निकलने लगती है। तो कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ आप गैस इसके साथ अभिक्रिया करता है ना, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या है इसमें परिवर्तित कर देता है बेकिंग कार्बोनेट में, और गैस कौन सा निकलता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इसलिए CO2 होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब तक 17 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्प पे डिस्कस कर दिया है और आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका 80 होगा, आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है, वो 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करता है तो किसमें चेंज हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसमें चेंज हो जाता है। और चेंज होने के बाद क्या करता है, उसमें से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, CO2 गैस निकलती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो चलिए 17 बहुविकल्प मैंने बता दिया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट भी कर लेंगे, याद करके जाएंगे भी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आ गया है आपकी स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन और पहला नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जो व्यवहार होता है अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि अम्ल के अणुओं के आयनीकरण के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए Na-H2O मिलकर H3O धनात्मक प्लस A ऋणात्मक बनाते हैं। ठीक है, आयनीकरण के पश्चात उत्पन्न H3O धनात्मक आयन ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। शुष्क अवस्था में आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ मैं दिखा देता हूं एक बार और, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट बोल रहा है कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जब दूध से दही का निर्माण होता है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोस लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अतः दूध pH बराबर 6 का pH मान, pH जो होता है, जो pH मान 6 से क्या होने लगता है, अधिक होने लगता है, बनने पर अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसको नोट करके आपको जाना है स्टूडेंट एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो क्या है, दो उदाहरण देकर आपको समझाना। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो उदासीनीकरण क्या है वो आप जानेंगे। उदाहरण देने के लिए बोला, देखिए मैं उदाहरण दो लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है और उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। स्टूडेंट ये पहला उदाहरण। और दूसरा यहाँ पे देख पाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड जो कि लवण है और एक जल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका दो उदाहरण भी हमने दे दिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है वो भी मैंने लिख दिया हूँ अच्छे ढंग से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, और बनाने की विधि हेडिनाल के लिखिए कि प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जो कि खाने का सोडा कहलाता है 2NaHCO3 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बनाने की विधि भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। और एक विधि इस तरह ताप से, अब यहाँ पे नहीं डालना है ताप का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट 100 डिग्री के सेल्सियस पे उच्च ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जो कि धावन सोडा में परिवर्तित हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाके ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, इतना लिखेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लियर कर लिया अच्छे ढंग से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियां रासायनिक सहित लिखे, रासायनिक समीकरण सहित लिखे। ठीक है, रासायनिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण, रासायनिक समीकरण सहित लिखे। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे कि पहली विधि लिखिए, उसको जो बनाने की विधि होती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर और जल मिलकर ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके बना रहे हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा था हमको बेकिंग सोडा बनाने की विधि दर्शाने के लिए पूछा था, तो यहाँ हमने विधि को अच्छे तरीके से लिख दिया जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखे। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे, धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया कि 2NaOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर Na2CO3 और जल बना रहे हैं, और उपयोग इसका कहाँ होता है, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करता हूँ क्लियर कर लिया आपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जल के संपर्क में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ संयुक्त होकर एक कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले गुण नहीं होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इसका अभिक्रिया किस प्रकार करता है वो मैं इस स्लिप में आपको दिखाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पे CaSO4 × हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, मतलब इतना आधे से अधिक मतलब 1.5 गुना जल के साथ और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, जो कि CaSO4 × 2 H2O होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इस अभिक्रिया को लिख लीजिएगा, जो रासायनिक समीकरण द्वारा पूछा था हमने रासायनिक समीकरण यहाँ पे दर्शा दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट बोल रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि खट्टे पदार्थ जैसे आपके दही हुआ, नींबू का रस हुआ, इमली का रस, अचार आदि में उपस्थित अम्ल तांबे अथवा पीतल से अभिक्रिया करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लवण उत्पन्न करते हैं। अतः इन्हें पीतल या तांबे के बर्तनों में न रखकर कांच अथवा चीनी के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यह कारण होता है कि उसमें पीतल या तांबे के बर्तनों में हम लोग दही खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके साथ वो अभिक्रिया करने लगते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि सामान्यतः जब कोई धातु तनु अम्लों HCl अथवा H2SO4 आदि से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के अर्थात हाइड्रोजन के परीक्षण हेतु एक जलती हुई मोमबत्ती परख नली के मुंह के पास लाने पर ये वह धड़ाके पांप की आवाज के साथ जलती है। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया। ठीक है, इसलिए मैं स्पीड पढ़ रहा हूँ कि इसमें कुछ समझाने को तो है नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, बस स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए उदाहरण आपको दिया, देखिए उदाहरण में यहाँ पे दर्शा देता हूँ। उदाहरण जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, उदाहरण यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया है, 2 उदाहरण में लिख दिया हूँ जो कि बहुत ही काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। कह रहा है कि जो आश्रित जल होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जो जल होता है वो होता है, क्यों, ऐसा क्यों। तो आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि आश्रित जल में जो हाइड्रोजन धनात्मक आयन अलग नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में धनात्मक आयन जो हाइड्रोजन धनात्मक आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो हाइड्रोजन धनात्मक आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वें का, ठीक है, सब NCERT के प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन क्यों करता है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि अम्ल को जल में मिलाने पर यह आयनीकृत हो जाता है। जब इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो इसमें उपस्थित आयन ही विद्युत का क्या करने लगता है, चालन करने लगता है। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोल रहा है
कि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस जो पेपर होता है पत्र के रंग को क्यों नहीं परिवर्तित करता है। जो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं परिवर्तित करता है। ठीक है, तो देखिए आप स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का आयनीकरण नहीं होता है। जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तब ही इसमें क्या होता है H3O धनात्मक तथा क्लोरीन ऋणात्मक आयन उत्पन्न होती है। इसी अवस्था में इसमें उपस्थित H3O धनात्मक आयनों के कारण नम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देते हैं अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, जबकि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आयनों की अनुपस्थिति के कारण ऐसा नहीं करती है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के इसको आप नोट करते रहिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया अच्छे ढंग से, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट क्या बोला है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कीजिए तुरंत, इसका मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। कह रहा है कि अम्ल की तनुकरण अभिक्रिया अत्यंत ही उष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण अस्फलित होकर पात्र से बाहर आ सकता है। इससे जो व्यक्ति वहां उपस्थित है उन्हें क्षति हो सकती है, किंतु इसके विपरीत जब एक पात्र में जल लेकर उसमें दूसरे पात्र से धीरे धीरे दीवार के सहारे से अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा धीरे धीरे उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया अनियंत्रित नहीं होती स्टूडेंट। अतः अम्ल को जल में मिलाया जाना उचित है, इसका विपरीत नहीं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ मैंने सारा क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में स्क्रॉल करते आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं बढ़ूंगा तुरंत क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इसको नोट कर लिया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 नोट कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कि हाइड्रोजन धनात्मक आयन की सांद्रता का विलयन प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्रोजन धनायन होता है वो आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन धनायन होता है, ठीक है, वो आयन की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति के समानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि जो हाइड्रोजन धनात्मक होते हैं वो आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और धनात्मक आयन जो हाइड्रोजन धनात्मक होते हैं वो आयन की सांद्रता कम होने के साथ साथ अम्लीय प्रकृति घटती रहती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन आपको मैं करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सभी एनसीईआरटी की बुक में जाके मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसको आराम से नोट कीजिए, बहुत ही काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H धनात्मक आयन होती है, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होती है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग वाला क्वेश्चन देखे थे, कह रहा है कि हाँ, क्या कह रहा है कि हाँ क्षारकीय विलयन में जो हाइड्रोजन धनात्मक आयन भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ऋणात्मक आयनों की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण यह है कि यह विलयन क्षारक तथा जल के मिलने से बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे H2O जो मिलके इसमें धनायन भी होता है और ऋणात्मक भी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिलकर जल एक ध्रुवीय विलायक होता है स्टूडेंट, इसलिए इसमें क्षारक और धनायन दोनों आपस में अपवर्तित होते रहते हैं स्टूडेंट, इसलिए विलयन क्षारकीय होते हैं स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने क्लियर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न एनसीईआरटी के प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट कि देखिए इसका उत्तर लिखिए, यह तीनों यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना तथा चाक क्षारकीय प्रकृति है, अतः इनका उपयोग अम्लीय प्रकृति की मिट्टी को कम अम्लीय करने, उदासीन अथवा कुछ क्षारकीय करने हेतु किया जाना उचित है। इसका निर्णय उन फसलों के चयन पर निर्भर करता है जिन्हें वहां उगाया जाना
है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब कर रहा हूँ, करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एनसीईआरटी का प्रश्न है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया अच्छे से स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जो गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखना आप लोगों को। तो देखिए उत्तर क्या लिखे हम लोग कि यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण निम्न कौन कौन। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग समीकरण 2NH CO3 यहाँ पे ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 प्लस H2O जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड विक्षेपित कर रहा है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। सभी एनसीईआरटी का प्रश्न है, एक भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सभी आपके बुक्स में मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का अति लघु उत्तरी का। ठीक है, चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसका समीकरण लिखने के, जैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा देख पा रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2 होता है और वह जल देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना रहा है। ठीक है, या तो आप इस अभिक्रिया को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह। तो दोनों अभिक्रिया लिख सकते हैं आप, जो भी आपको सुविधाजनक लगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता हुआ, यहाँ पे अति लघु उत्तरी भी कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो 18 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरी बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, इसे क्लियर कर लिया आपने। अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका क्वेश्चन आप आंसर तो देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा लिखना पड़ जाता है, जैसा कि देख ही पा रहे हैं। उसको लिखने में इतना समय लगा तो इसको लिखने में कितना, लेकिन हाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए, याद करके जाइएगा जरूर। कह रहा है कि अम्लों तथा क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अम्लों तथा क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। दूसरा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ। क्या पहला कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। पहला चीज आपको रासायनिक समीकरण लिखना है अभिक्रिया के साथ इसका। ठीक है, और दूसरा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका भी समीकरण लिखना है। और तीसरा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। एंड चौथा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो कह रहा है स्टूडेंट चौथा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह की रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये 4 आपको देगा एक ही प्रश्न में, चारों को अभिक्रिया लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया भी करना है और शब्द समीकरण लिखना भी है, उसके बाद संतुलित समीकरण भी लिखना है। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। एनसीईआरटी का यह प्रश्न स्टूडेंट मिल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। कह रहा है कि परखनली ए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लिखिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का प्रश्न है भैया। कहाँ के एनसीईआरटी के जाके आप मिला सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह कह रहा है कि सूचक क्या है, एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 इस स्लिप में आपको मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोल रहा है स्टूडेंट कि कह रहा है कि 5 विलयनों जैसे ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन पहला उदासीन है, कि दूसरा प्रबल क्षारीय, तीसरा प्रबल अम्लीय और चौथा दुर्बल अम्लीय, और यहाँ पे जो 5वां है दुर्बल क्षारीय। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टूडेंट बहुत ही एनसीईआरटी का प्रश्न है। क्या एनसीईआरटी का प्रश्न है, जाके आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट बोल रहा है कि एक ग्वाल ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाल ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो पहला कंडीशन हो जाता है कि वह ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो दोनों कारण आपको लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न तैयार करके जाना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि धोने के सोडा एवं विरंजक चूड़ के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडा एवं विरंजक चूड़ के दो आपको प्रमुख उपयोग बताना स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद करके किसी कीमत पे जाना है क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लघु उत्तरीय का, और कह रहा है कि निम्नलिखित पर ताप का प्रभाव डालिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे पहला प्लास्टर का पेरिस और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस पे आपको क्या करना है, ताप का प्रभाव लिखिए एवं रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न है। यहाँ पर आपका खत्म हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चैप्टर के, और बहुत ही मेरा पूरा फुल चैप्टर ही पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 95% आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला ये किसका है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट है। ठीक है, नोट कीजिए। कह रहा है कि प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है, अम्लों की निम्नलिखित सूची से प्रबल अम्लों को दुर्बल अम्लों से पृथक कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कह रहा है उसी में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल स्टूडेंट। ठीक है, इन अम्लों से क्या करना है, इसको पृथक करना है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला, इसको तैयार करके जाना। 7 नंबर का पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्या है कि पीएच मान क्या है। पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। कह रहा है पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि तथा 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे मैंने विस्तृत प्रश्न भी आप लोगों को बता दिया। यहाँ से अम्ल तथा क्षारक तथा लवण पूर्ण रूप से, यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया यह चैप्टर एक ही वीडियो में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।